चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का स्थिर विद्युत टॉपिक का। हमारा नया लेक्चर है लेक्चर नंबर 16 और इसमें अपन करेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाओं को। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बात करते हैं परावैद्युत। तो परावैद्युत क्या कहलाता है? परावैद्युत की परिभाषा ये होती है कि वह पदार्थ जो अपने भीतर विद्युत प्रवाहित नहीं होने देते। क्या? ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने नहीं देते लेकिन विद्युत प्रवाह दर्शाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि ऐसे पदार्थ, मान लो ये एक पदार्थ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती लेकिन ये जो है ना पदार्थ है वो विद्युत प्रभाव दर्शाता है, जो विद्युत प्रवाह होता है वो दर्शाता है लेकिन अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। और एक चीज और ध्यान रखें, ये परावैद्युत आपको ऐसा लिखना है, परावैद्युत। इसमें क्या कंप्यूटर लैंग्वेज ये लेती नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखें कि परावैद्युत को ऐसा लेना है, ठीक है ना। और इसके बाद आपको हमने बता ही दिया है परिभाषा क्या है कि वह पदार्थ जो अपने भीतर से विद्युत धारा प्रवाहित होने नहीं देती लेकिन विद्युत प्रवाह दर्शाती है, विद्युत परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। बिल्कुल। अब आता है परावैद्युतांक। तो इसका क्या है परिभाषा? किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु की निर्वात की विद्युतशीलता की निष्पत्ति को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। मतलब किसी माध्यम में, क्या किसी भी कोई भी माध्यम उपस्थित है उसमें किसकी विद्युतशीलता? एक तो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या कहलाती? मान लो एप्सिलॉन। और निर्वात की या वायु या निर्वात, आप वायु या निर्वात जानते? निर्वात मतलब क्या होता है कि मान लो एक कोई भी बंद वेसल है, मान बंद पात्र है, उसके अंदर से पूरी वायु निकाल ली गई है तो ये जो क्षेत्र बनेगा वो कहलाता है निर्वात क्षेत्र कहलाता है। तो क्या है माने परावैद्युतांक की परिभाषा कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता की जो अनुपात होता है, बटे होता है, निष्पत्ति होती है, उसे परावैद्युतांक कहते हैं। जहां देखो के क्या है, एक क्या है? परावैद्युतांक है। के क्या है? परावैद्युतांक है। आपने कूलाम के नियम में पढ़ा होगा ना, जब अपन क्या करते हैं, पहले एफ को है ना Q1 Q2 अपॉन है ना R² करते हैं, तो ये एफ जो जब है ना ये समानुपाती का निशान हटता है बराबर लगाते, तो एक नियतांक लगाते ना के Q1 Q2 बटे R²। आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा और आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इसी लेक्चर में एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स, तो उसमें आपको हमने कूलाम का नियम समझाया है। तो जब देखो ये समानुपाती का निशान अलग होता है, बराबर का लगता है, तो एक क्या आता है? नियतांक आता है, तो वो क्या होता है? के। और ये क्या है? परावैद्युतांक। तो यही के की वैल्यू जो है ये होती है कि एक किसी भी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता की अनुपात या निष्पत्ति को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये के है, के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु की निर्वात की विद्युतशीलता। देखो ई मतलब नॉर्मल एप्सिलॉन मतलब क्या होता है कि माध्यम उपस्थित हो, माध्यम उपस्थित हो विद्युतशीलता में, लेकिन एप्सिलॉन नॉट ये जीरो बना है, जीरो मतलब माध्यम उपस्थित ना हो। माने देखो क्या है? निर्वात है। निर्वात मतलब जहां है ना किसी भी है ना जो पात्र है उसके अंदर से पूरी वायु को क्या कर दिया? निकाल दिया। तो जब निर्वात माने कोई भी माध्यम उपस्थित हो और एप्सिलॉन नॉट जहां माध्यम उपस्थित ना हो, देखो निर्वात बना दिया, मतलब ये इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं अगला परावैद्युत ध्रुवण की। देखो इस ये वाला लेक्चर पूरा थ्योरेटिकल होने वाला है। इसके बाद जो अपन अगला लेक्चर करेंगे उसमें डीईपी में संबंध बताएंगे, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखना है, ठीक है ना। तो इसमें अपन बात करते हैं परावैद्युत ध्रुवण क्या है। तो परावैद्युत ध्रुवण की परिभाषा क्या होती है कि परावैद्युत ठोस पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। आपको पता है ना, कोई भी पदार्थ होता है जिसका एक नाभिक होता है, उसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक से बंधे होते हैं। जो अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ना, तो वो किससे बंधे होते हैं? नाभिक से बंधे होते हैं। तो वो वही बात कह रहा है कि परावैद्युत ठोस पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, तथा परावैद्युत द्रव में धनात्मक व ऋणात्मक आयन, जो द्रव अवस्था में जो पदार्थ होता है परावैद्युत, तो उसमें धनात्मक व ऋणात्मक आयन भी परस्पर प्रत्यास्थ आणविक बलों द्वारा उदासीन समूह में बंद होते हैं। मतलब क्या है? तो ठोस में तो क्या होता है कि बीच में क्या है? एक नाभिक है, बीच में क्या है
क्या है, नाभिक है। तो जी नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, तो ये ठोस में तो ऐसे बंधे होते हैं, लेकिन मान लो एक द्रव अवस्था में है कोई पदार्थ, तो उसमें क्या होता है, जो धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है वो भी आपस में क्या होता है, एक दूसरे से बंधे होते हैं। और किस प्रकार के बल से, प्रत्यास्थ आणविक बलों द्वारा बंधे होते हैं और उदासीन। आपको पता है उदासीन क्यों बोला, तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो नेट आवेश कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए बताया गया कि उदासीन रूप से बंध होते हैं। जब परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, मान लो इसे वाले, मान लो ये जो है ना, ये ऋणावेश रखा है, ये धनावेश रखा है, ठीक है। अब इस पर एक चारों तरफ क्या हो गया, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया। ये देखो ई वेक्टर है ना, अपन ई क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बाह्य अपन ने क्या किया, बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, या बाह्य क्षेत्र मैंने जो है ना विद्युत क्षेत्र है वो उत्पन्न किया। इससे क्या हो जाता है, सुनो देखो ध्यान से, जब परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, माने ये देखो ये विद्युत क्षेत्र पहले मान लो ई नहीं था, ऋण आवेश था, धन आवेश था, ठीक है ना। अब क्या किया अपन ने, उसे कहां रख दिया, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया, माने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, माने ई वेक्टर आरोपित कर दिया। तो क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन उनके संगत परमाणुओं से पृथक नहीं हो पाते, बल्कि वे अपनी साम्य व्यवस्था से तनिक विस्थापित हो जाते। अब जब बाहर से विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, तो इन ऋण और धन में माने थोड़ा सा क्या होता है, होना चाहिए कि ये ऋण अलग हो जाना चाहिए, धन अलग होना चाहिए बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित होने पर, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इतनी तेजी, माने जो ऋण और जो धन है ये इतनी तेजी से अपने आजू बाजू में ऐसे बंधे होते, परस्पर प्रत्यास्थ आणविक बलों द्वारा बंधे होते हैं कि ये खिसकते नहीं है। लेकिन क्या होता है, अब बाह्य विद्युत क्षेत्र तो आरोपित किया तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा। जैसे मतलब क्या होता है, जैसे इस प्रकार से समझ लो, ये ऋण और धन दो दोस्त हैं, ए दोस्त है और ये बी दोस्त है, ठीक है ना, दोनों है ना मित्र हैं। तो अब कोई भी तीसरा व्यक्ति जो आया, मान लो ये जो विद्युत क्षेत्र आया ई, तीसरा व्यक्ति ई आया, ए और बी दो दोस्त हैं, देखो ए ये ऋण और बी धन, ये दोनों दोस्त हैं, और तीसरा व्यक्ति ई आया, तो तीसरा व्यक्ति है ना इन दोनों के बीच में क्या दरार डालने की कोशिश करता है। लेकिन ये मित्र जो हैं ए और बी, वो बचपन से बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र हैं, तो क्या होगा कि ये जो है ना दूसरा जो नया व्यक्ति आया है ई, वो इसकी मित्रता तोड़वाना तो चाहेगा, लेकिन ये तोड़वा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र, बहुत पक्के मित्र हैं। लेकिन अब देखो कि थोड़ी सी शंका तो मन में आएगी, ये ई ने ए को भी भड़का दिया और बी को भी भड़का दिया, तो थोड़ी थोड़ी सी तो शंका आएगी। इसी प्रकार से क्या होता है कि ये ऋण आवेश और धन आवेश बिल्कुल आपस में बहुत तेज मजबूती से बंधे होते प्रत्यास्थ आणविक बलों से। लेकिन क्या होता है कि जब बाह्य क्षेत्र में आरोपित किया जाता है, माने बाहर का व्यक्ति कोई आता है, तो इसमें तनक थोड़ी थोड़ी सी क्या शंका उत्पन्न हो जाती है, भ्रम होता है, हाँ यार ये सही कह सकता है यार, उसने ये बात तो है यार, वो ऐसे आजकल ऐसे ही दिखने लगा है, बात टालने लगा है, तो मतलब थोड़ी सी शंका मन में आ जाती दोस्त के प्रति। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि ये ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे से बंधे तो होते हैं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित होने पर अलग अलग तो नहीं हो जाते, ऋण अलग और धन अलग, ये अलग अलग तो नहीं होते, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में क्या हो जाते, विस्थापित हो जाते। ऋण थोड़ा सा यहां खिसक जाता है और धन थोड़ा सा यहां विपरीत दिशा में खिसक जाता है, ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड, माने दोनों की थोड़ी सी क्या होगी, लड़ाई सी हो गई थोड़ी सी बात पे, ठीक है ना। ये तीसरा व्यक्ति आ गया, बाह्य क्षेत्र आरोपित करने में बहुत तेज लड़ाई तो नहीं हुई कि अलग अलग हो जाए, लेकिन थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, शंका आ गई, तो थोड़ी थोड़ी सी क्या हो गई, इनमें लड़ाई बने थोड़ी थोड़ी से विस्थापित हो गए। समझ में आया। तो धनात्मक आवेश बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणात्मक आवेश बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। देखो जो क्या है, जो धनात्मक है वो है ना विद्युत क्षेत्र की दिशा में, मान लो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये देखो वेक्टर इस साइड आ रहा है ना, ई वेक्टर, अगर धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है तो ऋण आवेश जो होगा देखो इसके जस्ट विपरीत, ये इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, दाएं साइड जा रहा है, तो ये जस्ट देखो बाएं साइड जा रहा है, तो विपरीत दिशा में। अगर धन आवेश है ना विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, यानी इस साइड जा रहा है दाएं, तो है ना जो ऋण आवेश होगा जस्ट विपरीत दिशा में जाएगा। ये इनके कहने का मतलब ये है, समझ में आया। तो ये विपरीत दिशा में विस्थापित होने लगता है थोड़ा सा, जिसके फलस्वरूप यांत्रिक एवं विद्युत विकृति उत्पन्न होती है। मतलब देखो जिन दोनों के बीच में थोड़ी सी मनमुटा हुआ, शंका आया, तो ये थोड़ा सा है ना इनके शंका आया, मन थोड़ी सी दोस्ती टूटी, इसी प्रकार से कह सकते हैं थोड़ी सी क्या मनमुटा हो गया, इसी प्रकार से जिसके फलस्वरूप यांत्रिक एवं विद्युत विकृति उत्पन्न होती, थोड़ी सी मात्रा में यांत्रिक और माने क्या यांत्रिक और विद्युत विकृति उत्पन्न होती है, जिसे परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। समझ में आया। देखो सिंपल बात है, हमने
ये कहानी से इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि पेपर में आए कि परावैद्युत ध्रुवण क्या है, तो आप उसको अच्छे से समझा सकें कि जब देखो कोई भी पदार्थ में जो परावैद्युत पदार्थ होता है, ध्यान रखना ये परावैद्युत पदार्थ है, तो कोई भी परावैद्युत पदार्थ में ऋण और धन आवेश एक दूसरे से बने होते, लेकिन क्या होता है जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते, मान लो ई वेक्टर ये बाहर का व्यक्ति आ गया, तो ये ऋण आवेश और धन आवेश जो पहले से अच्छे दोस्त थे एक दूसरे से बंधे होते हैं, ये ई वाला इनको तोड़ना चाहता है, लेकिन वो इतना नहीं तोड़ पाता क्योंकि ये बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे से ना मिलके जुल के अच्छे बंधे हैं, अच्छी मस्त दोस्ती है, बहुत तेज दोस्ती है, लेकिन ये थोड़ी मात्रा में शंका उत्पन्न कर देता है, तो ये प्लस थोड़ा सा यहां विस्थापित हो जाता है, ऋण यहां थोड़ा सा ऋण इस साइड विस्थापित हो जाता है, इससे थोड़ी सी मात्रा में यांत्रिक और विद्युत विकृति उत्पन्न होती है जिसे परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। समझ में आ गया? बहुत सरल है, बस थोड़ा सा कहानी के तौर पे आप याद रखेंगे तो आप बहुत सारे अपने मन से बहुत सारे लिख सकते हैं और आपका आंसर सही रहेगा। तो ये परावैद्युत ध्रुवण समझ में आ गया? बिल्कुल। अब आता है अध्रुवीय अणु और ध्रुवीय अणु, इन दोनों की परिभाषा क्या है? अध्रुवीय अणु क्या कहलाते? वे अणु, क्या क्वेश्चन क्या है अध्रुवीय अणु? कि वे अणु जिनमें ऋणावेशों का केंद्र धनावेशों के केंद्र से संपाती होता है अध्रुवीय अणु कहलाते। मतलब वे अणु जिनका जो ऋणावेश का केंद्र है वो धनावेश के केंद्र से क्या होता है? संपाती होता है, अध्रुवीय अणु कहलाता है। इसमें प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। अगर हम आपको संरचना के तौर पे बताएं, किस प्रकार से बताएं? संरचना के तौर पे बताएं, मान लो देखो इसका उदाहरण क्या है अध्रुवीय का? वायु, बेंजीन, H2, O2, ऑक्सीजन। चलो अपन बता रहे, एक और उदाहरण बता दे रहे CO2 की संरचना से। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, ठीक है ना? तो CO2 की रचना आपको पता है, C है ना बीच में रहेगा, प्लस आवेश है, और जी O क्या होता है? माइनस आवेश। तो O एक इस साइड और O एक इस साइड होता है। तो देखो जी धन आवेश बीच में और ऋण आवेश दोनों इस साइड आजू बाजू हैं। तो इसके द्वारा एक है ना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ और O के कारण C पर, एक O के कारण इस C पे माने इस वाले O के कारण C पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ, और इसी प्रकार से इस O के कारण भी C पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ। तो ये वाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर अपन P1 मान लें और ये वाला P2 मान लें, तो P1 और P2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण कैसा हो जाता है? जीरो होता है। देखो सिंपल बात याद रखो, अगर मान लो ऐसे ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु क्या कहलाते? जिनकी जो धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र होते हैं वो संपाती होते हैं, एक ही होते हैं। देखो केंद्र देखो, इसका O का भी यही केंद्र है और इस O का भी यही केंद्र है, ये बीच में आ रहा है ना C, इस O भी C से जुड़ा है और ये वाला भी O भी C से जुड़ा है। तो ये O के कारण C पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P1 होगा और इस O के कारण P2 होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P1 और P2 देखो विपरीत दिशा, इस साइड से भी लग रहा बल, इस साइड से ये भी खींच रहा और ये भी खींच रहा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण जीरो हो जाता है। इसलिए तो लिखा इसमें प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है। तो ये कुछ उदाहरण है। इसी प्रकार द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, वे अणु जिनमें ऋणावेशों का केंद्र धनावेशों के केंद्र की संपाती नहीं होता। अध्रुवीय में क्या होता है कि संपाती होता है और ध्रुवीय अणु क्या कहलाता है? संपाती नहीं होता। संपाती मतलब होता है एक के ऊपर एक। जैसे आपने संपाती रेखा सुनी हो कि A से B तक एक मान लो रेखा है, तो एक और नई रेखा है CD जो इसी के ऊपर जस्ट हो, तो ये कहलाती है संपाती रेखा है। तो वे अणु जिनमें ऋणावेशों का केंद्र धनावेशों के केंद्र से संपाती नहीं होता ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक अणु का नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, माने एक फिक्स द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे अपन संरचना से बताएं, जैसे उदाहरण पहले क्या है? HCl, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, H2O जल, ठीक है ना? तो अगर संरचना ले अपन HCl की संरचना ले, किसकी ले? HCl की संरचना ले अपन, तो देखो H प्लस है और Cl माइनस है। तो आप बताओ, देखो ये तो बीच का है, धन आवेश है, केंद्र है, ये केंद्र है धन आवेश, और Cl क्या है? देखो आपको केंद्र पे लगता है ना द्विध्रुव आघूर्ण, तो Cl द्वारा इसी दिशा में मात्र द्विध्रुव आघूर्ण लग रहा है P1, और P2 का तो कोई नाम ही नहीं है, और P2 का नाम ही नहीं है, मतलब ये सिंपल है द्विध्रुव आघूर्ण होगा और सिंपल है, तो ये H पे लगा रहा है, तो एक इसका परिणाम होगा। देखो इसमें क्या होता है? एक इस साइड से भी लगा रहा है P1 और इस साइड से भी लगा रहा है P2, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन ये किसको कैंसिल करेगा? क्योंकि H प्लस है और Cl माइनस है। अब Cl H पर है ना, प्लस पर ऋण आवेश धन आवेश पे द्विध्रुव आघूर्ण लगा रहा है, तो एक ही दिशा में लगा रहा है, ये P1 बस लग रहा है और कोई लग ही नहीं रहा, तो ये नेट आवेश होगा, परिणामी होगा। समझ आ गया ना समझ में आपको? ठीक है ना? आगे बढ़े। बिल्कुल। अब बात करते हैं ध्रुवीय अणु सदिश की। किसकी बात करते हैं? ध्रुवीय सदिश के बारे में। तो ध्रुवीय सदिश क्या है? वह विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में
पदार्थ के इकाई आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को पदार्थ का द्विध्रुव सदिश कहते हैं। मतलब क्या है, ध्रुवीय सदिश क्या कहलाता है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, मान लो कोई भी एक पृष्ठ है जो एक बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति उत्पन्न होगी, माने मान लो ये पदार्थ है, कोई भी एक भरा हुआ है, अंदर पदार्थ है मान लो, इसके चारों तरफ एक बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाए, माने विद्युत क्षेत्र आ जाए चारों तरफ से, तो क्या होता है, इस पदार्थ के इकाई आयतन में, एक छोटे से आयतन में, एक छोटे से भाग में, मान लो ये पदार्थ, मान लो ये डिब्बा है, तो इसके एक छोटे से भाग में क्या होता है, एक छोटे से एकांक आयतन में, इकाई आयतन में क्या आरोपित हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। देखो पहले मान लो एक नॉर्मल, एक है ना वस्तु पदार्थ रखी हुई है, नॉर्मल है, ठीक है ना। अब इसके चारों तरफ क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया। अब विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया तो एक इस विद्युत क्षेत्र आरोपित होने के कारण एक छोटे से क्षेत्र में, इकाई आयतन में क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण P उत्पन्न हो गया। तो ये क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश। तो यही परिभाषा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ के इकाई आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, P वेक्टर माने P सदिश बराबर क्या होता है, N P वेक्टर N। तो यहाँ n क्या होता है, अणु, जो एकांक भाग में जो है ना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ, तो एकांक भाग में अणु की संख्या, जो मान लो ये छोटे से भाग है, ये छोटे से भाग में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ, तो इस छोटे से भाग में कितने अणु हैं, उसकी संख्या क्या है, n, और Pn क्या है, ये बाह्य क्षेत्र आरोपित हो गया है, तो बाह्य क्षेत्र आरोपित होने के कारण इस एकांक आयतन में क्या उत्पन्न हो गया है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया है बाह्य क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण। तो ये हो गया सूत्र ध्रुवीय सदिश के लिए, ठीक है ना, और ये हो गई परिभाषा। तो इस प्रकार से अपन ने ये जो मुख्य परिभाषा थी वो कर ली है, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन डी, ई और पी अपन ध्रुवण सदिश के, विस्थापन सदिश के, इन सभी के मध्य संबंध निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लेक्चर आपको अटेंड जरूर करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।